Hello everyone. Today I'm here with you to discuss something about the cost of capital. This is the another topic of your syllabus and this is also one of the very important topics. So let's start with the cost of capital. So dear students, the cost of capital is actually not the cost but the reward for the use of capital. Sometimes some authors call it borrowing and lending rates and some other people call it the minimum required rate of return. Solomon Isra has called it the cutoff rate for the capital expenditures and it is sometimes also known as hurdle rate. This is actually the reward for the business and financial risk. Actually, when a company wants to issue some shares, some debentures, or when a company wants to expand the business, then it needs to raise the funds. So when a company raises the funds from some outside or external sources, then a company has to bear a cost. That cost of capital is actually the minimum required rate of return that a company must have to earn in order to satisfy the investors and also to maintain the market value of the company's shares. So this is actually not the cost but the minimum required rate of रिटर्न जो किसी भी हाल में कंपनी को अर्न करना ही है. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड द बिजनेस और उसके लिए कंपनी को 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उन 10 लाख रुपीज़ पर कंपनी को जो फंड्स अरेंज करने हैं, जो उसने डेट लिया है 10 लाख रुपीज़ का, उस पर 10% के बेसिस पर उसको इंटरेस्ट चुकाना है. तो वो जो इंटरेस्ट 10% कंपनी को पे करना है, दैट इज़ एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए रहेगी क्योंकि उतना तो कंपनी को मिनिमम अर्न करना ही होगा. दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. अगर वो कंपनी 10% भी अर्न नहीं कर पाती है उन पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद में, तो वो कंपनी अपना डेट भी नहीं चुका पाएगी और इस तरह से बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसलिए दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. और अगर वो नहीं हो पाता है तो कंपनी के प्रोडक्शन में हार्डल होंगे, इसलिए उसको हार्डल रेट भी कहा गया है. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अपनी कुछ एजम्पशंस भी हैं. उन एजम्पशंस को हम देखते हैं कि इसके एजम्पशंस कहती हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज एक्चुअली दैट कॉस्ट विच इज़ अराइज्ड व्हेन अ कंपनी रेजेस फंड्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्सेज. जब हम बाहर से कुछ पैसा, कुछ फंड्स अरेंज करते हैं तो उस पर जो हमें कॉस्ट पे करनी होती है, दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है कंपनी के ओन्ड सोर्सेज के लिए होती है. जब कंपनी के अपने खुद के कुछ फंड्स होते हैं और वो कंपनी उनको एम्प्लॉय करती है, तब जो कॉस्ट अराइज होती है दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्योंकि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि कंपनी अगर उस पैसे को कहीं और किसी अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है तो वहाँ से उसको रिटर्न मिलता है जिसको उसने फॉरगो किया है. तो ऐसे में उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही इम्प्लिसिटी कॉस्ट कहा जाता है. एंड दूसरी एजम्पशन इसकी ये होती है कि जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे उसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और भी इसकी एजम्पशंस होती हैं जैसे कि कंपनी का जो फाइनेंशियल या बिजनेस रिस्क होता है, फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क, वो भी अनअफेक्टेड रहेगा, उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट देम. फाइनेंशियल रिस्क इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी रेशो क्या है. तो उस डेट इक्विटी की रेशो से जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल रिस्क. हमें डेट पर कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, तो उसमें एक रिस्क आ जाता है, दैट इज़ फाइनेंशियल रिस्क. बिजनेस रिस्क is actually there when there are some changes in the profits due to some changes in sales. तो सेल्स में होने वाले चेंजेस की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में जो वेरिएबिलिटी होती है, दैट वेरिएबिलिटी इज़ एक्चुअली द बिजनेस रिस्क. सो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक थ्योरी बेस है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट कैपिटल भी हो सकता है, शेयर कैपिटल भी हो सकता है, जिसमें प्रीफरेंस शेयर्स भी होंगे, इक्विटी शेयर्स भी होंगे, और कंपनी के पास अपनी रिटेन अर्निंग्स भी होती है. तो हमें उन सभी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है. हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल की हम बात करें, डेट में डेट कैपिटल के अंदर डिवेंचर्स भी हो सकते हैं और यहाँ पर टर्म लोन्स भी हो सकते हैं. टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स और टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बॉन्ड या डिवेंचर्स या टर्म लोन्स हो सकते हैं. तो हम यहाँ डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं. डिवेंचर्स या जो डेट कैपिटल होगी वो दो तरह की होगी. फर्स्ट इज रिडीमेबल डिवेंचर्स हो सकते हैं, इरिडीमेबल डिवेंचर्स, एंड दूसरा रिडीमेबल डिवेंचर्स. तो इरिडीमेबल डिवेंचर्स एंड रिडीमेबल में डिफरेंस क्या है? रिडीमेबल डिवेंचर्स पर एक्चुअली एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स तक
या इस पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा कि उस टाइम पर जाकर जब वो मैच्योरिटी पीरियड आएगा कंपनी को वो पैसा वापस करना होगा। तो दैट दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स में कंपनी इस तरह की कोई अंडरटेकिंग नहीं लेती है कि वो उनके पैसे को रिडीम करेगी या उनको पे बैक करेगी। इस तरह के जो डिबेंचर्स होते हैं इनका पैसा जनरली कंपनी के वाइंडिंग अप वाली सिचुएशन में उनको दिया जाता है। तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स की कैलकुलेशन अलग होगी, रिडीमेबल डिबेंचर्स की कैलकुलेशन अलग होगी। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स देन वी फॉलो दिस formula. The formula is KD equals to R upon NP, where KD refers to the cost of debt capital and R is actually the annual interest payment and NP refers to net proceeds. तो नेट प्रोसीड जो कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है, इशू करते वक्त में जो भी नेट प्रोसीड हुई है दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज एनपी। और नेट प्रोसीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज नेट प्रोसीड। पार वैल्यू मीन्स जो इश्यूइंग प्राइसेस हैं डिबेंचर्स के, जो इश्यू प्राइस हैं उनमें से जब हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तब जो वैल्यू आती है दैट इज़ नेट प्रोसीड। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या आता है, जो कंपनी के सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे वो प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करने के, उसको सेल करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम फ्लोटेशन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, यानी कि इशू एक्सपेंसेस को फ्लोटेशन कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो भी अंडर राइटिंग कमीशन होता है, ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी फ्लोटेशन कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को जब हम इशूइंग प्राइसेस या पार वैल्यू में से माइनस करते हैं तब जो वैल्यू आती है दैट इज़ नेट प्रोसीड। सो फॉर्मूला फॉर इरिडीमेबल डिबेंचर्स इज आर अपॉन एन पी, मीन्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स। तो इसको हम करेंगे, अभी इसको हम ज़्यादा समझेंगे बेटर तरीके से क्वेश्चन के बेसिस पर। सेकंड होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स, जिसमें एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट गिवन होगी। तो ऐसे में जो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज इक्वल टू आर प्लस एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन अपॉन एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, वेयर एम वी रेफर्स टू मैच्योरिटी वैल्यू, कि जो वो मैच्योरिटी पीरियड डिबेंचर्स के लिए डिसाइड किया गया है उस मैच्योरिटी पीरियड पे कितनी वैल्यू उनको मिल रही है। एंड एन इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी का पीरियड कितना रखा गया है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर, वॉट एवर द टाइम इज़ गिवन देयर। आर हम जानते ही हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है जो कि एनुअली गिवन होगा, एंड एन पी रेफर्स टू द नेट प्रोसीड्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे और इसको हम बेटर समझ पाएंगे अभी एक क्वेश्चन की बेसिस पर। सो आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन।